डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 विलयन के अंतर्गत विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो पीछे स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं वाष्प दाब के बारे में। तो वाष्प दाब के अवनमन के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं राउल्ट के नियम में। उसी के द्वारा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए ये एक बीकर है, इसमें एक वाष्पशील द्रव है। तो वाष्पशील द्रव साम्यावस्था में वाष्प बनाता है। वाष्प के अणु इस द्रव की सतह पर दाब आरोपित करते हैं। क्योंकि वाष्पशील द्रव अभी शुद्ध अवस्था में है, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा उसे हम द्रव का वाष्प दाब P0 लिखेंगे। अब यदि हम इस वाष्पशील द्रव में एक अवाष्पशील विलय मिला दें, क्या मिला दिया जाए? अवाष्पशील विलय, जैसे ग्लूकोज को मिक्स कर दिया जाए, C6H12O6 को मिक्स कर दिया जाए। तो जब हम ग्लूकोज की कुछ निश्चित मात्रा को इस अवाष्पशील विलय में हम घोलेंगे तो उस ग्लूकोज के अणु द्रव की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वाष्पशील द्रव की वाष्प की मात्रा जो होगी पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगी। क्योंकि जो ग्लूकोज एक अवाष्पशील विलय है और इसके अणु जब ऊपरी सतह पर आ जाएंगे तो वाष्पशील द्रव की जो वाष्प बन रही थी, इस वाष्प बनने की जो दर थी वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी। अब देखा यह गया कि जैसे जैसे हम ग्लूकोज की मात्रा को यहाँ बढ़ाते जाते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को जैसे जैसे इस वाष्पशील द्रव में बढ़ाया गया, देखा गया कि वैसे वैसे यहाँ पर जो वाष्पशील द्रव का जो वाष्प थी उसकी जो मात्रा थी वो कम होती गई और वाष्प दाब भी घटता चला जाता है। तो यहाँ पर एक अवाष्पशील विलय के कारण वाष्पशील द्रव की जो वाष्प थी, वाष्प की मात्रा घट जाएगी और इसका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अब इसके वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर देखा गया कि जैसे जैसे हम विलय की मात्रा बढ़ाते हैं तो विलय की मात्रा बढ़ने पर वाष्प का दाब जो है, वाष्पशील द्रव का जो वाष्प दाब था वो पहले की तुलना में, शुद्ध अवस्था की तुलना में कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो वाष्प दाब में कमी हुई वो अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रही है। कणों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, कणों की मात्रा या कह सकते हैं विलयन में विलय के मोल प्रभाज या कणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यहाँ पर वाष्प दाब वैसे वैसे घटता जाएगा। तो ऐसे गुणधर्म जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर या विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। मतलब विलय के कण कितने हैं या उसका विलयन में मोल प्रभाज कितना है। तो ऐसे गुणधर्म, विलयन के वो गुणधर्म जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, मतलब जैसे हमने बताया जैसे जैसे हम कण बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब जो होगा वो घटता जाएगा। तो कणों की संख्या या विलय के मोल प्रभाज, जिसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्म जो है क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। अभी विस्तार से और पढ़ेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे हम किसी अवाष्पशील विलय की मात्रा को बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम वाष्पशील विलय में अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, कणों की संख्या बढ़ती जाएगी। द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर जैसे जैसे अवाष्पशील विलय के कण बढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार क्या होगा, वाष्प बनने की जो मात्रा होगी वो कम होती जाएगी, जिससे वाष्प दाब घटता जाएगा। तो इस प्रकार से वाष्प दाब में जो कमी हुई, ये जो कमी जो होती है अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। इसका जो मान होता है वो विलय के कणों की संख्या या विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि असंग गुणधर्म का जो मान है विलय के कण की
संख्या पर तो निर्भर करेगा, लेकिन उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। प्रकृति जैसे यहाँ पर ग्लूकोज हो सकता है, C12H22O11 हो सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, नमक NaCl, इन कणों की संख्या पर, इन पदार्थों की कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन इनकी प्रकृति या इनका संरचना या इनके संगठन पर निर्भर नहीं करेगा। इसमें बंध कैसे हैं इन पर निर्भर नहीं करेगा, उनकी प्रकृति कैसी इस पर निर्भर नहीं करेगा। केवल निर्भर करेगा कण कितने हैं, मात्रा कितनी है, उसका मोल अंश कितना है, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब असंख्य गुणधर्म के प्रकार जो हमें अध्ययन करने हैं एक एक करके। पहला है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हेमांक का अवनमन और चौथा है परासरण एवं परासरण दाब। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से वाष्प दाब अवनमन के बारे में, वाष्प दाब अवनमन के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वाष्प दाब अवनमन के बारे में जो है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाष्प दाब अवनमन के बारे में। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अवापशील विलय के लिए राउल्ट्स के नियम के बारे में, लेकिन ये एक अल्पसंख्यक गुणधर्म है, तो यहाँ पर पुनः इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एक वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव सामान्य परिस्थितियों में ये एक वाष्प बनाएगा। अब जब वाष्प बनाएगा तो ये द्रव की सतह पर दाब आरोपित करेगा, इस दाब को बोलेंगे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0। अब यदि हम इस वाष्पशील द्रव में एक अवाष्पशील विलय की एक निश्चित मात्रा मिला देते हैं, C6H12O6 की एक निश्चित मात्रा को घोल दिया गया, तो जैसे जैसे यहाँ पर हम अवाष्पशील विलय ग्लूकोज या सुक्रोज या यूरिया की एक निश्चित मात्रा को घोलेंगे, तो जैसे जैसे विलय की मात्रा घोली जाएगी, द्रव की ऊपरी सतह पर कुछ मात्रा में विलय के अणु आ जाएंगे। जब विलय के अणु, अवाष्पशील विलय के अणु द्रव की ऊपरी सतह पर आएंगे, तो ये अणु वाष्पशील विलय की वाष्प बनने की दर को पहले की तुलना में कम कर देंगे। अब जब पहले की तुलना में वाष्प कम बनेगी, तो देखा ये गया कि जो वाष्प का जो दाब था ये पहले की तुलना में कम हो गया। अब इसे हम PS से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये विलयन बन चुका है, क्योंकि जब विलायक में हम विलय को घोलते हैं तो एक विलयन प्राप्त होता है। तो जब यहाँ पर ये विलयन बन गया, तो इस विलयन का जो वाष्प दाब था शुद्ध अवस्था में वाष्पशील द्रव के वाष्प दाब P0 से कम हो गया। तो यहाँ पर वाष्प दाब में जो कमी होगी कैसे निकाल सकते हैं? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 था और विलयन का वाष्प दाब तो क्या हो गया? PS हो गया। अब इनका जो अंतर आएगा वो वाष्प दाब में अवनमन हो गया। इनका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। अब इस वाष्प दाब में अवनमन का जो मान होगा वो किसके बराबर? वाष्प दाब में जो अवनमन होगा, अगर हम इसको शुद्ध वाष्प दाब से भाग कर दें तो ये वैल्यू जो होगी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसे बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, इसका मान जो है विलय के मोल प्रभाज पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम से क्या कहता है कि वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, विलयन का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है
विलायक के मोल अंश। यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा ये विलायक का होगा। तो PS समानुपाती हो गया विलायक का मोल अंश। ठीक है, PS समानुपाती हटाएंगे तो आ जाएगा P नॉट X1। ठीक है, क्या आ जाएगा? P नॉट X1। और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि X1 प्लस X2 इक्वल टू होता है 1, देन X1 इक्वल टू 1 माइनस X2। तो यहाँ पर आ जाएगा, मानिए PS इक्वल टू P नॉट, X1 की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस X2, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो P नॉट माइनस P नॉट X2। अब ये वैल्यू को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा P नॉट X2 इक्वल टू P नॉट, और PS को ले जाएंगे तो PS। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला बनेगा ये आ जाएगा। P नॉट को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा X2 इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, और इसको लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू X2। तो ये प्रूफ हो गया कि P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, जिससे हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर है? X2 मीन्स क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज, वेयर X2 इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की जो वैल्यू है, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है, ये विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है, जिसको हम पीछे राउल्स के नियम में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। और यहाँ पर जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसके आधार पर हम विलेय के अणुभार की गणना भी कर सकते हैं, इसका फार्मूला निकालेंगे हम लोग। तो अभी बताया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS अपान P जो होगा मोल अंश के बराबर होगा, और मोल अंश विलेय का मोल अंश के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो ये इसका एक फार्मूला बन गया, वेयर स्मॉल n, कैपिटल N लिख लेते पहले, कैपिटल N इक्वल टू विलायक के मोल, कैपिटल होगा विलायक के मोल, स्मॉल n विलेय के मोल। ठीक है, अब इसकी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा लिख सकते हैं। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, X2 के बराबर है। X2 मीन्स विलेय, अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होगा, मीन्स जैसे जैसे हम अवाष्पशील विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अब इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी जो है अवाष्पशील विलेय के, अज्ञात अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, चूँकि अवाष्पशील जो विलेय होता है इसकी मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है, तो लिख सकते हैं स्मॉल n लेस देन कैपिटल N। देन जो फार्मूला बन जाएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। अब जो है
चूँकि स्मॉल n होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m एंड कैपिटल N होता है कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो फार्मूला बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे हम स्मॉल w अपान स्मॉल m और कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल W अपान कैपिटल M। इस फार्मूले की सहायता से आवासशील विलय के अणुभार की गणना की जा सकती है। जो हमने यहाँ पर एक अज्ञात आवासशील मान लिया यहाँ पर ज्ञात है और इसके यहाँ पर अज्ञात विलय अगर घोला जाए तो उसका अणुभार कितना होगा, तो उस अणुभार की गणना हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग जो असंख्यक गुणधर्म की अगली 3 प्रॉपर्टी हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण पार्श्व दाब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। थैंक यू।